और अब खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने बयान दिया है कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं। हालांकि सबसे बड़े नेटवर्क पर केंद्रीय कृषि मंत्री पहले ही ये साफ कर चुके थे कि कानून वापस लेने की गुंजाइश अब नहीं है। इधर किसान नेता आज सरकार से कोई मीटिंग नहीं करेंगे। शुरुआत में कहा गया था 9 तारीख को मीटिंग होगी, लेकिन अब ये साफ हुआ है कि कहीं कोई मीटिंग नहीं होगी। आज सरकार में एक लिखित प्रस्ताव देने वाली है और इस लिखित प्रस्ताव पर किसान आपस में चर्चा करेंगे। 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग होगी। जो अलग अलग किसान संगठन हैं वो तमाम किसान संगठन आपस में चर्चा करेंगे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार के इन 3 कृषि कानूनों को किसानों के लिए काला कानून बताया। केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसानों से माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठी सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की हित ऐसी सरकार होती तभी तक के जैसे अध्यादेश जारी करके इस काले कानून को लागू किया था और बाद में लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी गलत तरीके से पास किया था। ये कानून अब देश के किसान जब ये मांग कर रहे हैं, जब हम वो कानून पसंद ही नहीं किसान को, तो फिर वो थोपा क्यों जा रहा है। 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून। केंद्र सरकार के हठधर्मिता, अनेक दौर के बैठक केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने के बाद भी हजारों लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं। पानी की बौछार और अश्रु गैस लाठीचार्ज करने के बाद भी डटे हुए। इसका पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पे किया हुआ है। देश का किसान उठ खड़ा हुआ है और ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हठधर्मिता से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की आवाज को सुनते हुए जो उन्होंने गलती की है तो देश से माफी मांगते हुए, देश के किसानों से माफी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। अब उसकी क्षमता, वो छत्तीसगढ़ से बाहर जा ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी उसको किसी दूसरे प्रदेश में कोई जिम्मेदारी, अब 2 साल बीतने जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, लेकिन उसको आज तक के संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। एक झुंझुना पकड़ा दिए उसको उपाध्यक्ष करके, और छत्तीसगढ़ से बाहर अभी इतने चुनाव हुए, इतने कार्यक्रम हुए, भारतीय जनता पार्टी कहीं उसकी ड्यूटी लगी, कंपनी में लगाया। 10 साल खूब पैसा यहाँ चला छत्तीसगढ़ में। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सब लोग जाकर उद्घाटन करते थे, उसके परिवार के लोग उद्घाटन करते थे। आज चिटफंड कंपनी की क्या स्थिति है, सब पैसा लेके भाग गए। वैसी स्थिति बनेगी, किसानों के जमीन, किसानों के उपज के पैसे वो लेके निजी। और लगातार जैसे कि हम अपडेट आपको दे रहे हैं इसी पूरे मसले को लेकर, जिसे लेकर सीएम बघेल निशाना साध रहे थे किसानों के आंदोलन के मसले को लेकर, इसी को लेकर आज 12 बजे होने वाली है किसानों की अहम बैठक। और ये साफ हो चुका है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया है कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। पंकज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज से एक अपडेट लेते हैं। पंकज, आज 12 बजे किसान आपस में बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ इस बैठक से जुड़ा अपडेट है आपके पास, वो बताएं जरा। देखिए, किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं दिल्ली के, इसके अलावा टिकरी और सिंगू बॉर्डर, 3 जगहों पर किसान बैठे हैं। और किसान अब कह रहे हैं कि अब गुड़गांव बॉर्डर पर, जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर जो जयपुर से लगता है, वहां पर भी घेराबंदी की जाएगी और तीनों कानून रद्द करने के अलावा और कोई भी केंद्र सरकार से बातचीत नहीं की जाएगी। आज विज्ञान भवन में किसानों की केंद्र सरकार के साथ एक अहम मीटिंग होनी थी, जिसमें खेतीबाड़ी मंत्री
रहने वाले थे, पीयूष गोयल रहने वाले थे, लेकिन उस मीटिंग को किसानों ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जब इस पर मना कर दिया कि तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तो फिर सरकार से बातचीत किस तरह से की जाएगी, और ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लाखों किसान जो है वो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और आगे वहीं बैठे रहेंगे या इससे भी बड़ा रुख किया जाएगा, ये आज फैसला 12 बजे किसान जथेबंदियां आपस में मिलकर जो है वो लेंगी। जी, एक और बड़ी बात है कि जैसे जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं, वो इस बैठक में पहुंचे ही नहीं थे। कहां पर बैठक होगी, टिकैत कुछ और कह रहे थे, उग्राहा को इस बात की भी जानकारी नहीं थी। क्या ये माना जाए, ये कहा जा रहा है कि फूट पड़ जाएगी? वैसे आमतौर पर जो फूट पाड़ दी जाती है उसे पड़ जाएगी टाइप से भी दिखाया जाता है। पंकज, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, क्योंकि 41 जथेबंदियां कोई भी फैसला आपस में लेती हैं और कल जो इनविटेशन अमित शाह के यहाँ से आया था वो 5 किसान जथेबंदियों का आया था और 41 जथेबंदियों ने ये फैसला लिया कि 5 किसान नहीं बल्कि 13 किसान जाएंगे। हालांकि कुछ जथेबंदियां इसको लेकर भी सहमत नहीं थी। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा जो पंजाब की सबसे बड़ी जथेबंदी है उसने पहले ही जाने से मना कर दिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब किसान मीटिंग के लिए जा रहे थे तो उनको ये भी जानकारी नहीं थी कि अमित शाह के घर पर मीटिंग होगी या कहीं और होगी। किसानों ने कहा था कि अमित शाह के घर पर मीटिंग नहीं करेंगे और ऐसे में कुछ किसान अमित शाह के घर पर पहुंचे तो वहां पर भी नाराजगी जो है किसानों में नजर आई। 2 किसान नेता जिसमें रुलदू सिंह और बोध सिंह ये नाराज होकर वापस चले गए थे, उनको मनाया गया, वापस लाया गया और उस समय स्टेटमेंट भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ये आई कि किसानों को इस तरह से अनऑफिशियल मीटिंग अमित शाह के साथ नहीं करनी चाहिए। तो 2 मतभेद जरूर थे, लेकिन किसानों ने ये कहा था कि सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से ही मसले का हल होगा। और ऐसे में जब लगभग 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला तो किसानों ने आज की मीटिंग जो है वो रद्द कर दी है। आज केंद्र सरकार के साथ विज्ञान भवन में मीटिंग होनी थी, उसको बाकायदा तौर पर रद्द कर दिया गया है। जी, ये पंकज बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने जो प्रस्ताव है वो लिखित में दे देगी, उस पर किसान संगठन आपस में चर्चा करेंगे। क्या केंद्र की तरफ से ये फाइनल माना जाए कि भाई हमारे तरफ से इतना ही, अब आप देख लीजिए? पंकज, देखिए, जब आंदोलन 3 महीने पहले शुरू पंजाब में हुआ था तो उस समय केंद्र सरकार कह रही थी कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है और कोई भी इसमें जो है फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन आंदोलन बढ़ा, 2.5 से 3 महीने ट्रेनें जो हैं वो पंजाब में रुकी रही। केंद्र सरकार के साथ जब बातचीत शुरू हुई तो सरकार तीसरी मीटिंग में संशोधन को लेकर तैयार हुई। अब केंद्र सरकार के सामने 8 मांगे किसानों ने रखी हैं, जिसमें 3 कानून रद्द कर दिए जाए, ये 3 मांगे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी 2020 सरकार जो है उसमें संशोधन करने जा रही थी, उसको किसानों की तरफ से खारिज करने को कहा था। इसके अलावा पराली ऑर्डिनेंस जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में आबो हवा खराब होने के पीछे पंजाब हरियाणा के किसानों का पराली जलाना है, उसको लेकर ये एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया था कि 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो किसानों को हो सकता है। वो भी सरकार तैयार है कि उसको रद्द किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी 2020 में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि हमारी पहली 3 मांगे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाद नीचे वाली मांगों पर बात की जाएगी। तो उसको लेकर सरकार संशोधन करने को तैयार है, जिसमें एमएसपी की बात हो। पंजाब हरियाणा में जो फसलें गेहूं और चावल की है उसमें सरकार कह रही है कि हम एमएसपी लिखकर देने को तैयार हैं। इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल आया है उसको लेकर भी सरकार संशोधन करने को लेकर तैयार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पंकज लगातार इनकी जो निगाहें वो बनी हुई हैं इस आंदोलन को लेकर भी और क्या कुछ सरकार का रुख रहता है उसे लेकर भी। और अब छत्तीसगढ़ की अहम खबर, सीएम आवास पर 7 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर यह पूरी चर्चा हुई है। 75 पद पर 150 से ज्यादा दावेदार हैं और बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल रहे। चुनाव में जीत दिलाने वालों को पद मिलेगा, ये कहा जा रहा है। जिन्होंने मेहनत की उन्हें इस तरीके से इनाम दिया जाएगा निगम मंडल के पदों को लेकर।
और बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई बैठक की। अपने दौरे के समापन पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस सरकार की कमियों को गिनाया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2018 में जितने भी वादे किए थे वो सारे फेल साबित हो गए। किसानों के दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने तो किसानों के दम पर जिनकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता बदलाव चाहती थी, इसीलिए हमारी हार हुई, लेकिन 2023 में हम फिर से जीतेंगे। लोग एक बदलाव चाहते थे। 15 साल हम पावर में रह चुके, सो द पीपल वांटेड अ चेंज एंड दैट चेंज, द मैनिफेस्टो दैट द कांग्रेस पार्टी हैड गिवन देम, दे वर वूड अवे, दे वर रादर ल्योर्ड अवे। बट आज उनको पता चल रहा है कि जो भी वादे कांग्रेस पार्टी करी थी, इट इज ऑल जस्ट सिंपली फॉल्स। हम जीतेंगे 2023 के चुनाव को based on the issues of the people. I want that to be very clear. Based on the issues of the people. बघेल जी को नहीं, जो समस्याएं आज छत्तीसगढ़ में हैं, जो दिक्कतें आज छत्तीसगढ़ लोग फेस कर रहे हैं, उन पे हम लड़के हम सत्ता में आएंगे। That I want to make it very. इधर रायपुर की इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब देश के टॉप 10 कृषि संस्थानों में शामिल नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। इसमें उसे 23वां स्थान मिला है। 23वें स्थान पर आने से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को जहां फंड लेने में परेशानी हो सकती है, इसकी डिग्री की वैल्यू में कमी आएगी, छात्रों के करियर पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इससे छात्रों को बड़ा नुकसान होगा। निश्चित रूप से यह बेहद चिंतनीय है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी रैंकिंग जो है उसमें गिरावट आई है और मुझे लगता है कि उसकी रैंकिंग को सुधारने में अब प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो शिक्षा है उसका स्तर नहीं अगर बढ़ेगा तो जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको आगे भी दिक्कतें आती रहेंगी। और अगर मैं देखता हूं, अगर वैश्विक स्तर पे देखता हूं तो जो टॉप 100 विश्व की यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में खास तौर से अधिक ध्यान देने की जरूरत है, तभी जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वह वैश्विक कंपटीशन में। इधर बिलासपुर में भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस और भाजपा की खींचतान सामने आई है। नेता इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए एक ही सड़क निर्माण का 2 बार भूमि पूजन करने से गुरेज नहीं कर रहे। दरअसल बिलासपुर नगर निगम वार्ड नंबर 10 में सिरगिट्टी मुक्तिधाम से लेकर बजरंग चौक आवास पारा तक 1100 मीटर सड़क और नाली निर्माण पीडब्ल्यूडी की तरफ से किया जाना है। इस निर्माण के लिए 1,97,00,000 रुपए नाबार्ड द्वारा पास किए गए। इसका भूमि पूजन महापौर, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, वार्ड पार्षद की मौजूदगी में हुआ, लेकिन अब स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक को इसमें नहीं बुलाया गया। भाजपा नेताओं को नागवार गुजरा। इसके बाद उसी मार्ग का फिर 9 दिन बाद स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ विधि विधान के साथ दोबारा भूमि पूजन कर दिया। नाबार्ड के द्वारा सड़क यहां पर स्वीकृत हुआ है, वार्ड नंबर 1 से लेकर के मेन रोड में मिलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय स्वीकृत हो गया था। नाबार्ड से राशि नहीं आई थी उस समय, और राशि आने के बाद भी उसका विधिवत टेंडर का प्रक्रिया हो गया, और इसके बाद में 2-3 दिनों के बाद में सड़क के काम शुरू हो जाएंगे। और सड़क बन जाने के बाद में एक तो हायर सेकेंडरी के पूरे स्टाफ बच्चों को उसका लाभ मिलेगा। बरसात के समय बच्चे साइकिल चलाते आते हैं, गिर जाते हैं, तो ये जो बड़ी असुविधा हो रही थी, तो एक तो उनको लाभ मिलेगा, और दूसरा हमारा खास करके वार्ड नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों को उसके लाभ मिलने वाला है। मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, नगर निगम की सीमा बढ़ी है। 18 गाँव लगभग 4 से 5 विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र में जुड़े हैं। महापौर जी का एक अपना एरिया बढ़ा है, तभी कन्फ्यूजन होता है कि एरिया विधानसभा तो दूसरे का है पर नगर निगम का क्षेत्र हो जाता है। जहाँ नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ महापौर जी को भूमि पूजन करके कार्य को जल्दी प्रारंभ करने की जल्दी होती है। तो कुछ आपसी सामंजस्य की कमी पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर कोई चुनाव हुआ विधायक है तो उसका सम्मान करते हुए उससे बुलाया जाना चाहिए।
बिलासपुर में डायल 112 के 2 आरक्षकों ने नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग को एक युवक के साथ पकड़े जाने के बाद ये दोनों लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और रेप कर रहे थे। इस दौरान ऑटो में लाने ले जाने का काम करने वाले ऑटो चालक ने भी इस किशोरी से दुष्कर्म किया। परेशान पीड़ित ने अक्टूबर 2020 में सरकंडा थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लंबे समय के बाद पीड़ित ने फिर शिकायत की। इसके बाद सरकंडा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विभाग के कर्मचारी होने के चलते गुपचुप कार्रवाई कर इन्हें जेल में भेज दिया गया। यहां तक कि इस मामले में किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। बात है तो इस पर ये बहुत ही गंभीर बात है और इस पर मैं थाना सरकंडा में बात करूंगा कि कौन पुलिस के जो जवान हैं जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। इस पर मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं गृह मंत्री जी से ही बात करूंगा और इस पर इस प्रकार से कठिन और इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।